एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीलिम्स कोर्स, प्री प्लस मेंस प्लस एसए। और इन कोर्सेज़ को लेने के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं readefu.com। ऑलराइट, तो इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था इससे पहले 1861 की एक्ट, जिसमें कुछ फीचर्स बताए गए थे। जैसे कि एक फ़ीचर इम्पॉर्टेंट ये था उसमें कि इंडियंस को अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह ऐड किया गया था काउंसिल में, ठीक है। बट अब 1892 की एक्ट का पहला फीचर ये होता है कि जो एडिशनल मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी संख्या को अब और बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इनको और इंक्रीज कर दिया गया। बट ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उनको बरकरार रखा गया। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कौन से मेंबर्स हुआ करते थे? जो बेसिकली ऐसे लोग होते थे, ये लोग जो कि सिविल या मिलिट्री सर्विस ऑफ द क्राउन के लोग नहीं होते थे, ठीक है। तो क्राउन की जो भी सिविल या फिर मिलिट्री सर्विस होती थी, उनके लोग जो नहीं होते थे, तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। 1861 की एक्ट में ये भी कहा गया था कि बेसिकली क्या था कि उस टाइम पर 1861 की एक्ट में 10 ही मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। बट अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं 1892 की एक्ट के थ्रू इनकी संख्या बढ़ा करके 16 कर दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि नॉट लेस देन हाफ जो है वर टू बी नॉन ऑफिशियल्स। तो बेसिकली आधे से कम नॉन ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उससे थोड़े से ज़्यादा ही होने चाहिए, तो ये कहा गया था। अब ये चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज की गई थी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शंस है उनको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। जैसे उनको कुछ पावर दी गई कि वो अब बजट डिस्कस कर सकते हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कही गई। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अब नॉमिनेशन किया जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, ठीक है। तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे किया जाएगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे किया जाएगा। तो अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो वाइस रॉय के द्वारा यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाएगा। सिंस सेंटर की बात आ गई है तो इसलिए वाइस रॉय देखेंगे यहाँ के नॉमिनेशन को। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस रॉय के थ्रू किया जाएगा। किसकी रिकमेंडेशन पे? जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उन सब के, और साथ में बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इनका मिलाकर के इनके रिकमेंडेशंस पर ये नॉमिनेशन किया जाएगा। और नॉमिनेशन वर्ड को ध्यान में रखना है आपको। फिर दूसरी बात आती है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लिया जाएगा, तो सिंस ये प्रोविंसेस की बात आती है इसलिए गवर्नर के द्वारा ये नॉमिनेशन किया जाएगा। और इसको कौन रेकमेंड करेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, ज़मींदार्स, चेम्बर्स, ठीक है। ये सब लोग मिलकर के ये रेकमेंडेशन करेंगे कि कौन से मेंबर्स ऐसे होंगे जिनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह इनका नॉमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के थ्रू एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बनाया गया कि इलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम, कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो नॉन ऑफिशियल सीट्स भरनी है, उन सीट्स को भरने के लिए हम इलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो वर्ड है इलेक्शन, उसको इस पूरी एक्ट में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, कहीं भी यूज़ नहीं किया गया था। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली नॉमिनेशन की तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि कुछ जो सर्टेन बॉडीज़ की मैंने बात की थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में कौन सी बॉडीज़ के रिकमेंडेशन पे होगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन से बॉडीज़ के रिकमेंडेशन पे होगा। तो ये कुछ बॉडीज़ के रिकमेंडेशन पर ये नॉमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है।